वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम कुछ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से जो कानून साजी की जा रही है, कानून के अंदर तब्दीली की जा रही है, वो मामला, और दूसरा मामला जो है कि तौहीन अदालत के केस के अंदर जो असल मुल्ज़मान थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी माफ़ी कबूल हो चुकी, उनको बरी ज़िम्मा करार दे दिया गया, लेकिन टीवी चैनल्स जिन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की, उनको नोटिस दे दिए गए हैं। ये दो हवाले होंगे जिसमें हम बात करेंगे। बुखारी साहब, एक तो इस नुक्ते पे आ जाते हैं कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला है कि सदारती हुक्मनामा था, आप बुनियादी तौर के ऊपर आपका वो केस था, शुएब शाहीन साहब आपका और आमिर मुगल साहब जो इस्लामाबाद का केस था, जिसकी वजह से वो सदारती हुक्मनामा आया और फिर सारा मामला ये हुआ। अब वो सदारती हुक्मनामे से गेम आगे चलेगी। अब अगर पार्लियामेंट कानून साजी कर लेता है, असम्बली भी, सेनेट भी और सदर मुमलिकत साहब दस्तखत कर लेते हैं, तो फिर तो एक ही अवाम का, अगर उमंगों का इदारा है, कानून साजी हो जाती है, फिर तो मेरा ख्याल है कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, फिर तो रिटायर्ड जजेस आ जाएंगे, फिर ये तश्कील नौ का काम जो है शायद चलता रहेगा। तो खालिद भाई, वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसे नहीं है। हमने भी 2-4 किताबें कानून की पढ़ी हुई हैं। अगर अभी तक इनको 4 महीने लग गए और इनके जो सो कॉल्ड MNAs हैं, जिनको आप लेजिस्लेटर्स कह रहे हैं, समी भाई ने बड़ी अच्छी बात की, 80 से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो तो इनकी वैसे ही फेक बैठे हुए। और आपने हालात तो उस दिन देख ही लिए कि जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सो कॉल्ड मेंबर नेशनल असम्बली को कहा ये पढ़ो, तो उनसे अपना ही लिखा हुआ पैराग्राफ जो कहते हैं लिखा हुआ वो भी नहीं पढ़ा गया। तो ये इस तरह की जाहिल किस्म की लेजिस्लेटर्स क्या करनी है इन्होंने, लेजिस्लेशन क्या करनी है इन्होंने। अब जो आपका टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा, दैट इज़ के ये जो एक्ट पास किया जा रहा है, आपको पता है कि ये 2017 का जो इलेक्शन एक्ट था उसके अंदर यूनानिमसली ये एक अमेंडमेंट्स की गई और उसके अंदर ये रखा गया कि जी रिटायर्ड जजेस नहीं होंगे, और ये 2023 में जी, और लेजिस्लेटर्स जो थे यही PDM और यही लोग थे, इनको लेकर आएंगे। अब जब 8 फरवरी का इलेक्शन आया और एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री आई जो छुप ही नहीं सकती किसी तरह में, जिसको ये जैसे मर्जी छुपा दें, चांद पे ले जाए ना, वहाँ भी उसके फॉर्म 45 हमारे बोलेंगे, वो उसको छुपा ही नहीं सकते। ये जब इनको ये पता चला, इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए लिया है। ऑर्डिनेंस पे साइन किसने किया? जो केयर टेकर प्रेसिडेंट बैठा हुआ था, जिसकी अपनी लिटिगेशन जो है तैमूर बैरिस्टर तैमूर मलिक के अगेंस्ट पेंडिंग पड़ी हुई थी। अब ऑर्डिनेंस लाने के भी आपको कानून के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चीज़ें प्रोवाइड हैं। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था। 3 दिन पहले भी सेशन था, 3 दिन के बाद भी सेशन शुरू हुआ, तो विदाउट एनी रिक्वायरमेंट लाई गई। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो जवाब मिला कि जी इस्लामाबाद की सीटों के लिए लेकर आए। ये ऑन रिकॉर्ड बात थी। तो अब जब हमारी उसका नई पटिशन आई, मैंने इसके अल्ट्रा वायरस चैलेंज किए, स्टे ऑर्डर ग्रांट हुआ। देन उसके बाद मैंने एक रेड पटिशन और की, जिसमें जो ECP का ऑर्डर आया, जो ECP तो तैयार बैठी होती है ना, पता नहीं कितनी जल्दी लिख लेते हैं, वो कहाँ से आ जाता है। 3 को पटिशन फाइल होती है, 4 को एडमिट होती है, 6 को नोटिस होता है, 10 को ऑर्डर आ जाता है। और उसके अंदर जो डिटेल ऑर्डर आया, मैंने उसके बाद रिट फाइल किया और उसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो आपसे उनकी मोहब्बत है, फौरी तौर के ऊपर आपको चलें जी, इंसाफ देते हैं। मोहब्बत उनकी सर आंखों पे, वो मोहब्बत करें, लेकिन ये सारी चीजें मोहब्बत करें, इजहार तो हम जरूर करेंगे। मोहब्बत अहम नुक्ता है ना जो मैं उठाया था, वो ये था कि सदारती हुक्मनामे तक तो मामला ठीक नजर आते थे कि ठीक है, लेकिन जब कानून साजी अगर हो गई, कानून साजी भी वही हो सकती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगी। और एक बात याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं हो सकती जो इस्लाम के पैरामीटर से बाहर जाए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बड़ा क्लियर है उसके अंदर, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। सो कोई ऐसी लेजिस्लेशन, जब आप इसको ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेशन के अंदर लेके जाएंगे, एक्ट बनाएंगे, और जब क्योंकि जिसके ऊपर ऑलरेडी सस्पेंशन है, जो ऑलरेडी अल्ट्रा वायरस की चैलेंज हुई है, तो इसमें चेंज तो नहीं किया ना इन्होंने, वो सेम एज इट इज उठा के ये ले। अब इसके ऊपर जो कोर्ट में पेंडिंग प्रोसीडिंग्स पड़ी हुई हैं, और वैसे आपको बताऊं कि बड़ी ज़्यादा जजमेंट्स हैं। ऑर्डिनेंस को भी कोर्ट ने अंडू किया हुआ है और एक्ट्स को भी अंडू किया हुआ है। अच्छा, एक और जो बड़ा अहम सवाल पैदा होता है, वो मैं रियासत साहब आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ऑलरेडी कुछ केसेस जो ज़ेरे इल्तवा हों, जिनके ऊपर समातें चल रही हों, उनसे मुतल्लिका जब कवानीन को तब्दील किया जाए, तो क्या वो जो ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं उनके ऊपर उसका असर होता है या आगे की तरफ होगा? या अभी क्योंकि देखना ट्रिब्यूनल बन चुके, सब कुछ हो चुका, और अब आप क्या कहते हैं, नहीं दोबारा हम इसको चेंज करें, तो ये जो स्पेसिफिक सिचुएशन से मुतल्लिक किया गया, तो क्या इस पे हो जाएगा? बुखारी साहब, आप भी बेशक इसके ऊपर कमेंट कर लें 1-2 जुमले, और फिर ये रियासत साहब भी इस पे ओवरऑल। ये एक बड़ा लीगल क्वेश्चन है जी खालिद भाई इसके अंदर। अब ऑर्डिनेंस इज साइलेंट, एब्सोल्युटली साइलेंट रिगार्डिंग द रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है इससे पीछे क्या होगा। अब आपने सारी की सारी नई जुरिस्प्रूडेंस ला के रख दी यहाँ पर, जो उससे पहले कभी भी नहीं आई थी। अब क्वेश्चन है कैसे? 8 फरवरी को इलेक्शन होता है, 19 फरवरी को जो है वो नोटिफिकेशन जारी करता है ECP इस्लामाबाद की सीट्स के हवाले से, एक गजट में आ जाता है।
उस गजट के शाया होने के 45 दिन के अंदर मैंने पिटिशन करनी थी, जो मैंने कर दी। मैंने उसके सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी की और सारे के सारा जो है वो कॉपीज डिस्प्यूट होगी और जवाब आना शुरू हो गए, लोग आ गए, फॉर्म 45 जमा करा दिया, प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, 3 डेट्स डल चुकी। अब जब आप नई जूरिस्प्रूडेंस इन करेंगे, और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में बार बार कह रहा हूं बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर, ना ऑर्डिनेंस में आया ना एक्ट में आया। अब जब आपका यहाँ पर साइलेंट होगा तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, ये इसके बाद के ऊपर जाएगा। और ये फिर इसके बाद भी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आ नंबर 2 सकता ये है, है। फुल कोर्ट के उसमें, जहाँ पे क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर तशरीह का मामला जहाँ पे आ जी। जाता और है। इसके बाद खालत भाई दूसरी चीज ये आ गई है, अच्छा अगर मैं मान लेता हूँ कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा तो 45 डेज कहाँ से स्टार्ट होंगे फिर? 45 डेज के बाद गजट वहां पर आया हुआ है, 45 डेज आपने नया ट्रिब्यूनल बना दिया ना, तो आप तो 0 पोजीशन पे चले गए, वहां से स्टार्ट कैसे होंगे? मीनिंग भाई आपने सारा एक्ट, उसकी सारी फिलॉसफी, उसकी सारी पूरा का पूरा terminology process जो है को disturb दफन कर दिया। किस लिए? कि आपकी सीटें बचें। वो तो बच नहीं सकती, आप जिधर मर्जी लेके चले आजाद जाइए। साहब, मैं इसमें ये अर्ज करना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो आपने इस बिल की बात की कि रिटायर जजेस लगाए जाएंगे, मैं बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मैं बहुत कैटेगरिकली और बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि लीगल फ्रेटर्निटी थ्रू आउट द कंट्री इस चीज़ के खिलाफ है। मुझे बताएं कि जिस शख्स को आपने रिटायर कर दिया, उसकी एज ऑफ रिटायरमेंट आपने उसके एक्ट के अंदर, उसके अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिख दी, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि मतलब ये शख्स रिटायर हो गया है, ही इज नॉट फर्दर एबल टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एज अ जज। दिस इज द विजडम बिहाइंड दैट लेजिस्लेशन। आप उसको 90 के एंगल से जाके चेंज करके आप एक बिल लाएं, उसका मतलब क्या है? लेजिस्लेशन जो भी होगी उसके पीछे बोना फाइडी होना जरूरी है। अगर आप लेजिस्लेशन ही ऑन द बेसिस ऑफ मेला फाइडी ऑन मेलस करते हैं तो उस लेजिस्लेशन को कोई शख्स, कोई प्रूडेंट ज़हन रखने वाला शहरी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हम इसको कतई तौर पे कैटेगरिकली हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसको अपोज करेंगे। भाई बात देखें, जो लोग सर्विंग हैं, क्या उनके ऊपर पूरे पाकिस्तान में आपको किसी शख्स पे ट्रस्ट नहीं है? सिर्फ रिटायर जजेस, मैं माजरत के साथ ये बात करने जा रहा हूं, रिटायर नाम सामने आए तो पीसीओ वाले थे वैसे। अपनी सीवी लेके, मैं माजरत के साथ, रिटायर जजेस कहते हैं कि मुझे यहां लगा दो, वहां लगा दो, वो नौकरी के लिए चाह रहे हैं, तो जब उनको इतना बड़ा पैकेज आप देंगे तो उससे जो मर्जी आप करवा लें। ये पाकिस्तान का कल्चर है। अब आ गया दूसरा सवाल आपका, आपने जो कहा कि ड्यूरिंग प्रोसेस अगर चेंज लेजिस्लेशन की बात, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 तरह की लेजिस्लेशन है। एक लेजिस्लेशन ऐसी होती है जिसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है कि आइंदा से लागू होगा, इस डेट से होगा। एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है कि जी बैक से 6 महीने पहले या 4 महीने पहले से होगा, तो इसके पीछे फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, मेलस है, मेला फाइडी है। अब तीसरी बात यह है कि अगर ये इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दे देंगे तो जिन ट्रिब्यूनल्स ने कॉग्निजेंस ले ली है, जिन्होंने कॉग्निजेंस ले ली है, वहां से आप विड्रॉ करके किसी और को नहीं दे सकते। और अगर ऐसा किया जाता है तो ये चैलेंज हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो है, हाल तो ठीक है कि हमारी पार्लियामेंट के पास सब कुछ है कि वो मर्द से औरत और औरत से मर्द नहीं बना सकते। ये हमने बरतानिया से गुलामी का जो जुमला लिया हुआ है उसके बुनियाद पे लेजिस्लेशन होती है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन किसने करनी है? वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो आर्टिकल 8 से 28 तक दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 से, अगर कोई भी एक आर्टिकल से, सब आर्टिकल से भी मुतसादम होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको उठा के बाहर फेंक देगी। 1-2 मिनट है समी साहब, ये ब्रेक की तरफ जाना है, तो इसमें इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ये फॉर्म 45-47 ट्रिब्यूनल का, इसके ऊपर आप बात कर लें, फिर ब्रेक के बाद जो है कि मीडिया से रिलेटेड मैं चाहता था कि आपसे मैं इस पे उतर आ जाऊंगा, क्योंकि अभी मोहतरम दोनों वकला हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उसके कैरेक्टर की, स्पिरिट की सब बात हो रही है। जो इस वक्त मुल्क में क्राइसिस है ना, मैं बतौर एक सहाफ़ी ये समझता हूँ 90% उसके रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान की अदलिया है। आप देखें ये जो सारा जो DROs ROs का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया अपने फैसले में। जो बल्ला इंतखाबी निशान छीना गया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। फिर उसके बाद आप ये देखें
सुप्रीम कोर्ट के सामने तोशा खाना में, इद्दत में, साइफर में, और जिस फिर तरह इलेक्शन से हुआ, मुतालिक भी पिटीशन सारी पिटीशन जो है, और सुप्रीम कोर्ट ने कोई काम नहीं किया। फिर आखिर में मैं ये कहूँगा कि देखें, जो एक नैब की जो लेजिस्लेशन हुई वो एक ग्रुप को फ़ायदा देने के लिए हुई, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट वो मानती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि ये जो अभी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तों का फैसला इसीलिए बड़ा ये अहम होगा कि अगर 2/3 अक्सरियत मिल गई तो वो जो चीफ जस्टिस की उम्र बढ़ानी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को कहीं बाहर फेंकना है, वो उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इन हालात में ये तवक्को करना कि ये पर्सन स्पेसिफिक चीज को उठा के बाहर फेंकेंगे, रिटायरमेंट बढ़ानी है, जो भी करना है, हाँ सॉरी, वो जो भी आप एज ऑफ रिटायरमेंट, बिल्कुल सॉरी, आपने सही बोला। ये अगर कोई आप इनसे उम्मीद रखते हैं ना, आप इनसे तवक्को रखते हैं, अल्लाह ताला करे वो पूरी हो। लेकिन मैं जो एक कॉन्शियस की बुनियाद पर, अक्ल की बुनियाद पर, लॉजिक की बुनियाद पर, ये मामला सुलझाने के लिए नहीं है, ये मामला को उलझाने के लिए। बड़ी मेहनत से उलझाया गया। जरा ब्रेक लेते हैं और इसको सुलझ जाएगा। और फिर जो टीवी चैनल्स को नोटिस किए गए ये मामला, और फिर अमरीकी करारदाद के खिलाफ नेशनल असम्बली में जो करारदाद मंजूर हुई है, ये 2 इश्यूज होंगे हमारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।